रिएक्शंस का हुआ। हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, आज हम नेक्स्ट शुरू करते हैं कंसंट्रेशन डिपेंडेंस ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे जो हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन है वो, रेट लॉ ऑफ एक्सप्रेशन है वो, और फिर आज की क्लास में हम शुरू करेंगे हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिनमें से आपके एग्जाम में, सब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, कौन से एक्सप्रेशन जरूर आता है। सो सबसे फर्स्ट है हमारे पास जो रिलेशन देता है हमारा कंसंट्रेशन का रिएक्शन रेट के ऊपर। सबसे फर्स्ट था हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन ये था हमारा, जो इसमें क्या किया था, ये हमारा एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप था बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन एंड concentration of reacting molecules, concentration of reacting molecules। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये सबसे पहले वाला ऐसा लॉ था जिन्होंने एक रिलेशन दिया था रेट ऑफ रिएक्शन के और जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन के बीच में। अब हमने सपोज किया हमारे पास ये रिएक्शन है, ये हमारा बन गया प्रोडक्ट। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन कुछ, ठीक है। इससे हमारे जो रेट आया था वो आया था हमारे पास, रेट को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, डिफरेंशियल फॉर्म में। तो जब इसके अकॉर्डिंग आया था हमारे पास कि जो रेट है ना वो हमारा प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। हमारे पास रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स ये हैं, ठीक है। तो ये दिया था हमारे पास लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग हमारा ये रेट आया था। एक बार मैं इसको ऊपर वाले को रफ कर देती हूँ। तो हमारे पास यहाँ से क्या आया, ये हमारे पास क्या प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो वहां पे कोई ना कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा हमारे पास। तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के बाद, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के बाद जो हमारा कांस्टेंट आया वो है हमारे पास के। क्या है ये हमारे पास के। तो ये के क्या है हमारे पास, या तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोल लो या फिर क्या है ये हमारा रेट कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी के टर्म में बोलेंगे तो ये हमारा क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये तो दिया था हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। अगर आप लोग चाहो तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, मैं लिखवा देती हूँ। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या था, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to product of molar concentration of reactants, molar concentrations of reactants। ये हमारे जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हमारे रेट ऑफ रिएक्शन के। ठीक है, अब जैसे हमारे पास उस रिएक्शन के अंदर दो ही रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स थे तो उन दोनों की हमने प्रोडक्ट ले लिया। अगर वहां पे वो रिएक्शन कुछ इस तरीके की हो
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर हमारे पास CO रह जाएगा। ठीक है, मीन्स रिएक्टिंग साइड के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मल्टीप्लाई, उनकी मोलर कंसंट्रेशन की मल्टीप्लाई हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ रिएक्शन के। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास इसकी डेफिनेशन। अब इसमें आता है, अगर हम ले लें कि हमारे पास जो ये मोलर कंसंट्रेशन है उसको मैंने 1 ले लिया, जो A की है कंसंट्रेशन उसको भी 1 ले लिया, और जो B है उसकी भी कंसंट्रेशन को मैंने 1 ले लिया। ठीक है, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स। अभी जब ये दोनों चीजें 1 होगी तो इसके अंदर पुट करें अब हम, तो हमारा रेट किसके इक्वल आ गया? 1 रेट कॉन्स्टेंट के इक्वल आ गया। तो जब हमारे पास जो ये रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं इनकी मोलर कंसंट्रेशन 1 हो जाए, उस टाइम पे हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उस रिएक्शन का, वो हमारा इक्वल हो जाएगा रेट कांस्टेंट के। और उस टाइम पे हम उस रेट कांस्टेंट को हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक रेट। ठीक है, जब ये कब बोलेंगे हम? जब हमारे पास जो ये रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन हमारे पास 1 हो जाए, उस टाइम पे हमारे पास क्या होगा? जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो इक्वल होएगा रेट कांस्टेंट के। ठीक है, और जो रेट कांस्टेंट है उसको बोलेंगे हम स्पेसिफिक रेट। ये तो था हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन। अब नेक्स्ट है हमारा इसी के अंदर रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन अब जो हमारे पास वो था लॉ ऑफ मास एक्शन, वो सिर्फ जो हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन आती है तो हमने उसी के कोफिशिएंट्स को उसकी पावर में रख दिया था। लेकिन रेट लॉ ऑफ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, कि अगर हम कंसंट्रेशन के अंदर चेंज करें तो एक्सपेरिमेंटल के अंदर हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर क्या चेंज आता है, वो दिया था हमारे पास रेट ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर। तो ये हमारे पास क्या देता है? एक्चुअल डिपेंडेंस ऑफ रेट लॉ ऑन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। ठीक है, जैसे भाई हमने कंसीडर किया हमारे पास कोई जनरल इक्वेशन, मान लीजिए हमारे पास जनरल इक्वेशन। अब हमारे पास ये जनरल इक्वेशन हो गया। अगर लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हम इसका रेट लिखते हैं तो वो रेट आता है हमारे पास प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो उसकी पावर हमारे पास P और हमें Q आ जाएगी। जो ये P और Q है ये वैल्यूज आएगी हमारे पास जब हमने, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं। ठीक है, इन्हीं के बेस पे हम उसका ऑर्डर डिसाइड करते हैं। अगर हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये या तो उस A के और B के इक्वल हो सकती हैं, में इक्वल और में नॉट बी इक्वल, में नॉट बी इक्वल, तो उसके इक्वल हो भी सकती हैं और उसके इक्वल नहीं भी हो सकती। ठीक है, ये था हमारे पास रेट लॉ ऑफ एक्सप्रेशन के पॉइंट। फिर वही हमारे पास इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारा रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब ये तो हमें देख लिया कि लॉ ऑफ मास एक्शन तो हमारे पास डिपेंड करता है, जो हमारे पास जो कोफिशिएंट्स होते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन के उनके ऊपर डिपेंड करता है। और जो हमारे पास जो रेट लॉ ऑफ एक्सप्रेशन है ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। और जो ये P और Q है ये हमारे पास क्या है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं। और ये हमारे पास A B के इक्वल हो भी सकते हैं और उसके इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इसी से रिलेटेड टॉपिक, वो है हमारा और जो ये इक्वेशन होते हैं इसको बोलते हैं हम रेट लॉ एक्सप्रेशन या फिर रेट लॉ इक्वेशन। अब हमने ये तो पढ़ लिया हमारे पास की कंसंट्रेशन किस तरीके से डिपेंड करती है रिएक्शन रेट के ऊपर।
ठीक है, अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक और रहता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट क्या था हमारे पास, ये था हमारी जनरल इक्वेशन। रिएक्शन तो हमारे पास दोनों के लिए हमने सेम ही ली थी, ठीक है। तो इसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग तो ये आ गया। अगर मैं कहूँ कि आप लोग इसका रेट लॉ ऑफ एक्सप्रेशन के हिसाब से लिखो तो क्या थी हमारे पास, पावर पी तो क्या हो जाती थी, ये होगी। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है हमारे पास, जो इनकी पावर्स है ए और बी या फिर पी और क्यू। जनरली हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो हम देखते हैं रेट लॉ के एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास जो ये पावर्स हैं, ये तो हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो हमारे पास जो ये पावर्स हैं पी और क्यू, इन दोनों का जब हम सम कर देते हैं तो वो उनसे आता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर क्या हो गया हमारे पास, ऑर्डर हो गया हमारे पास पी प्लस क्यू, सम ऑफ द पावर्स ऑफ reacting molecules in rate law expression is known as order of a reaction। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास कुछ भी है इनका सम, जैसे अगर हमारे पास P की वैल्यू 0 है, Q हमारे पास 1 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा हमारे पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा 1। वो हमारे पास रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर हमारे पास जैसे P1 हो और Q B1 हो, तो उस टाइम पे हमारे पास ऑर्डर क्या होगा, उस टाइम पे ऑर्डर होगा हमारे पास 1 + 1। तो रिएक्शन क्या होगा हमारे पास, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये तो था हमारा ऑर्डर के बारे में। अब हम नेक्स्ट, अब ये भी दिमाग में आया होगा आप लोगों की, कोई भी रिएक्शन है क्या वो 0 ऑर्डर हो सकती है, मीन्स उनका ऑर्डर कभी 0 हो सकता है, हाँ हो सकती है। बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जो 0 ऑर्डर रिएक्शन देते हैं, उसके टाइम पे क्या होगा हमारे पास P की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और Q की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो उस टाइम पे हमारे पास जो ऑर्डर है वो होएगा हमारा 0। तो उस रिएक्शन को बोलेंगे हम 0 ऑर्डर रिएक्शन। सो अब हम शुरू करते हैं हमारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सबसे फर्स्ट है हमारा 0 ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर मैं आप लोगों को बोलती हूँ तो क्या चीज दिमाग में आती है कि क्या होगा 0 ऑर्डर रिएक्शन के अंदर। जनरली जो रिएक्शन हमारे पास, जिनका जो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ना करे, जिनका हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अब हम पढ़ रहे हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन। जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट हो, वो क्या हो, इंडिपेंडेंट हो मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। या फिर कोई भी रिएक्टिव मॉलिक्यूल से, ठीक है, वो होगा हमारे पास 0 ऑर्डर रिएक्शंस वो देंगे। अब कौन कौन सी ऐसी रिएक्शंस हैं जो हमारे पास 0 ऑर्डर रिएक्शन को शो करती हैं, वही रिएक्शन होंगी जो हमारे पास कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। वो कंसंट्रेशन हमारे पास रिएक्टेंट हो या फिर प्रोडक्ट हो। और जनरली हमारे पास हम जो कंसंट्रेशन लेते हैं वो हम किसकी लेते हैं, रिएक्टेंट्स की लेते हैं ना। तो देखते हैं कि हमारे पास कौन सी ऐसी रिएक्शंस हैं जो हमारा 0 ऑर्डर को, जो हमारी 0 ऑर्डर रिएक्शंस को शो करती है। सो जनरली जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी हमारी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, और जितनी भी हमारे पास हेटेरोजीनियस रिएक्शंस होती हैं,
वो हमारे पास मोस्ट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। अब फोटोकेमिकल रिएक्शंस कौन सी होती हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन वो होती हैं जो हमारे पास लाइट की प्रेजेंस में है, ठीक है। और हेट्रोजीनियस रिएक्शन कौन सी होती हैं? जिनके अंदर जो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है और जो कैटालिस्ट हम यूज कर रहे हैं वो सारे अलग अलग स्टेट में हो, ठीक है, ऑल इन डिफरेंट स्टेट्स। जैसे लिक्विड हो सकता है, जैसे जो रिएक्टेंट है हमारे पास वो लिक्विड में हो, और जो हमने कैटालिस्ट लिया है वो हमने ले लिया कि वो सॉलिड है, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है वो हमने ले लिया कि वो हमारे पास क्या है, गैसेस में बन रहा है। तो वो वाली रिएक्शंस होती हैं हमारे पास हेट्रोजीनियस रिएक्शंस। अब देखते हैं हम इसका जीरो लॉ ऑफ ऑर्डर का एक्सप्रेशन, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हमने कंसिडर की जनरल इक्वेशन, वो है हमारे पास ये कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। अब हमारे पास क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो ये हमारे पास क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। हमने मान लिया कर लिया कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन है इसकी वो है हमारे पास A, ठीक है, और जो हमारे पास K है वो है इसका हमारे पास रेट कांस्टेंट, क्या है हमारे पास रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब हमारे पास अगर हमें इसका रेट लिखना हो तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास माइनस में dA बाय में dt। इस तरीके से लिखते हैं ना, जो रिएक्टेंट वाला होता है उसके आगे माइनस का साइन आता है हमारे पास। और रेट लो एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि A की पावर 0। 0 क्यों? क्योंकि ये हमारे पास जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब इसको हम क्या करते हैं, जो ये है किसी की भी पावर 0 है तो वो क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस में dA इंटू के dt। समझ आया क्या क्या? मैंने जो ये dt है इसकी कोई इधर, ठीक है, तो इस dt को क्या किया, इस साइड लेके ना, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो ये है हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आ गई हमारे पास में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे हम इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन। क्या करते हैं हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये थी और फिर इंटीग्रेशन किसका, dt का। अब आप लोगों को पता होता हो जो डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। डिफरेंशियल क्या होता है, किसी के अंदर डिक्रीज, इंटीग्रेशन का मतलब होता है इंक्रीज, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से कैंसिल आउट हो गया। ऐसे एग्जाम में दिखाने नहीं है कि इससे कैंसिल हो गया, बस ये आप लोगों को याद रहेगी इसलिए बता रही हूँ मैं। तो ये हो गया हमारे पास k, ठीक है। अब हमारे पास जो ये k है ये क्या है, कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है हमारे पास, तो k बाहर आ जाएगा। फिर इंटीग्रेशन करेंगे हम किसका, dt का, और जब हम dt का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हमारे पास क्या हो गया, p के इक्वल। और एक चीज हो, जब हम इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं तो हमारे पास साथ में आता है एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये i क्या है हमारे पास, i है हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इस i की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे हमने मान लिया कि एट टाइम 0 पे हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो हो जाती है हमारे पास एक नोट के, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, a की जगह क्या आ जाएगा, a नोट आ जाएगा, और फिर क्या है k इंटू में t हमारा क्या था, हमने लिया है 0 पे, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास i,
जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, i इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए नॉट। ठीक है, अभी इस वैल्यूज को उठा के इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। इन इक्वेशंस को नंबर दे लेना और फिर साथ के साथ लिखते जाना कि इस इक्वेशन फर्स्ट सेकंड जो भी है उसको उसके अंदर पुट किया हमने। तो इसको पुट कर लेते हैं इसके अंदर, माइनस ऑफ ए इक्वल टू में के टी, आई की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस ए नोट, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस ए नोट। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास अगर हमें के टी की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, जो ये ए नोट है इसको इस साइड ले आएंगे, तो हमारे पास वहां से के टी की वैल्यू आ जाएगी। तो ए नोट माइनस में ए टी, ये आ गई हमारे पास सोल्व करने के बाद। अब इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें, टी को इधर डिवाइड में लिया तो हमारे पास एक ये इक्वेशन होगी। तो ये दो इक्वेशन हमारी आई जब हमने इसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन को सोल्व किया। एक काम करते हैं, इन इक्वेशंस को हम यहाँ ऊपर इस साइड लिख लेते हैं, आगे फिर जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो हमारे ये काम आएंगे इक्वेशंस। माइनस ए आया है, नेक्स्ट आया हमारे पास 1 बाई में टी माइनस में ए। ठीक है, ये दो इक्वेशंस आई हैं। अब अगर हम इसको इसकी दूसरी फॉर्म में सोल्व करें, अगर इसकी कोई एक और अल्टरनेट फॉर्म होती है उस फॉर्म में, और देखें इसको कैसे, वही रिएक्शन हमारे पास क्या थी, ये थी। जब टाइम जीरो था हमारे पास, मीन जब तक रिएक्शन शुरू नहीं होती, तो इस टाइम पे हमने मान लिया कि इसकी कंसंट्रेशन थी ए, तो उस टाइम पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, जीरो होगी। फिर उस टाइम तक तो कोई प्रोडक्ट हमारा बना ही नहीं होगा ना। फिर हमने कोई टाइम लिया टी, उस पर हमने माना कि उस टाइम पे हमारे पास एक्स अमाउंट में प्रोडक्ट बन गया है, तो उस टाइम पे फिर हमारे पास कंसंट्रेशन क्या बचेगी, स्टार्टिंग में थी ए और एक्स हमारे पास प्रोडक्ट बन गया, तो ये बनेगी हमारे पास ए माइनस में एक्स। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि जो हमारे पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है वो, और जो हमारे पास जो ये फाइनल कंसंट्रेशन या फिर टाइम टी पे जो कंसंट्रेशन है वो किसके इक्वल आ गई, ए माइनस में एक्स। अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं ए नोट माइनस में ए, इन दोनों इक्वेशन से यहाँ से हम निकाल लेते हैं ए नोट माइनस में ए। ए नोट की वैल्यू क्या है ए, और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास ए माइनस में एक्स। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इज इक्वल टू में एक्स आ गया, तो हमारे पास ए नोट माइनस में ए कंसंट्रेशन इसके इक्वल आ गया हमारे पास एक्स के इक्वल। अब क्या करेंगे, इस वैल्यूज को उठा के इस इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, जब हम इस इक्वेशन को वहां पे पुट करेंगे, के इज इक्वल टू में 1/t इंटू में एक्स आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो जब इस टी को इस साइड लेके आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा इक्वल टू में के टी। ये आ गई हमारे पास जनरल इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट इक्वेशंस आई इसके अंदर। कौन कौन सी, एक तो ये वाली के टी इज इक्वल टू में ए नोट माइनस में ए नोट क्या है हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन, एक क्या है हमारे पास, ये वाला एक क्या है हमारे पास कंसंट्रेशन एट टाइम ऑफ टी के ऊपर। ठीक है, फिर हमारे पास यह जब x इज इक्वल टू में के टी, क्या है हमारे पास जनरल इक्वेशन है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। अब इसके अंदर हमारे पास आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, पढ़ते हैं। इसके लिए ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, सबसे फर्स्ट आती है हमारे पास कि जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ की इसके बीच में जैसे हमारे पास एक इक्वेशन आई थी हमारे पास ये वाली माइनस में एक इक्वेशन आई थी हमारे पास, जाकर हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, अगर इसको हम ए को इस साइड ले आए
ए को इस साइड ले आएंगे तो हमारे पास क्या बचेगी इक्वेशन, ए नोट माइनस में के टी। किसी सी की बस 2-3 फॉर्म लिखी हुई है घुमा फिरा के। एक बार ए को इस साइड लिख दिया, पहले हमारे पास क्या था, के टी था इस साइड, फिर ए को कौन सी रहेगी हमारे पास, ये वाली इक्वेशन भी रहेगी, के इज इक्वल टू में 1/t ए नोट माइनस में टी। तो बात है इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करना। जैसे अगर कोई आपको बोल दे कि आपको ग्राफ प्लॉट करना है, कंसंट्रेशन, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम पे, तो हमारे पास उस टाइम पे कौन सी इक्वेशन यूज होगी, कंसंट्रेशन का प्लॉट करना है हमारे पास टाइम पे, इस इक्वेशन से कर सकते हैं हम। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास कंसंट्रेशन, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास टाइम। तो यहाँ से क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास y, ये हो गया हमारे पास mx, ये हो गया हमारे पास c। ये क्या है, y इज इक्वल टू में mx प्लस में c। इसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना, जहाँ पे हमारे पास y और x के वर्सेस हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, और जो ये m होता है वो क्या होता है हमारे पास स्लोप होता है, और जो ये c है वो क्या होता है इंटरसेप्ट होता है हमारे पास। तो इसका कुछ ग्राफ इस तरीके से आएगा, जिसका स्लोप होगा हमारे पास माइनस के, ठीक है, और इंटरसेप्ट होगा हमारा ए नोट। एक चीज याद रखना ग्राफ प्लॉट करते टाइम कि हमारे पास जैसे ये है, जैसे आपने ग्राफ प्लॉट किया, अगर हम आपके पास जो ये आपका स्लोप है माइनस है ना, तो वो ग्राफ इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अगर आपका ये जो स्लोप है वो पॉजिटिव है तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। नेगेटिव ग्राफ में देखिए ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, और अगर आपका स्लोप पॉजिटिव होता तो आपका ग्राफ कैसा आता, ऐसे आता, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके अंदर हमने देखा ग्राफ प्लॉट करना। अब एक तो ये ग्राफ प्लॉट हो गया, एक अगर हम प्लॉट करें कंसंट्रेशन और रेट के बीच में, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, ठीक है। तो उस टाइम पे हमारे पास क्या होगा, इधर रेट आ जाएगा और एक्स एक्सिस पे क्या आ जाएगी कंसंट्रेशन, और जीरो ऑर्डर पे क्या होता है हमारे पास कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा। इसके अंदर बस यही दो ग्राफ हैं, एक तो फर्स्ट था हमारे पास कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम पे, वो हमारे पास आया कुछ इस तरीके का, और सेकंड है हमारे पास रेट और कंसंट्रेशन से। और ये ग्राफ हमें क्या इंडिकेट करता है कि जो हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं वो हमारे पास इंडिपेंडेंट होती हैं कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स, वो है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ से क्या समझते हैं, हाफ लाइफ का मतलब कि कितना टाइम चाहिए किसी रिएक्शन को कि जब उसका जो रिएक्टेंट है वो हमारे पास क्या हो जाए, हाफ रह जाए, जो हमारी इनिशियल अमाउंट थी उसका हाफ रह जाए। तो उस टाइम को बोलेंगे हम हाफ लाइफ टाइम पीरियड, उसको हम उसकी नोटेशन होती है टी हाफ। सो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, हमारे पास ये इक्वेशन है, और टी हाफ का क्या मतलब है कि जब हमारे पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो हमारे पास क्या रह जाए, सिर्फ उसकी हाफ रह जाए इनिशियल कंसंट्रेशन की, ठीक है। और टाइम क्या हो जाएगा उस टाइम पे हमारे पास टी हाफ। तो एक काम करो, इस इक्वेशन को, इन चीजों को इसके अंदर पुट करो, तो हमारे पास देखते हैं क्या आता है। टी की जगह क्या आएगा, टी हाफ आएगा, और टी नोट एज इट इज, माइनस में ए की जगह क्या जाएगा, ए नोट बाई में 2, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, में टी हाफ वो ए नोट माइनस में ए नोट डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू में 1 बाई टी हाफ
और ये सारा हमारे पास इक्वल आ जाएगा A नॉट बाय में Q2। समझ आ गया होगा ना, सिंपली कैलकुलेशन की यहाँ तक तो ठीक है। तो अब अगर हमें इसका T हाफ निकालना है तो कैसे होगा, किसको इक्वल था, K के इक्वल था, तो T हाफ इज इक्वल टू 1/K इंटू A नॉट बाय 2। तो जो हमारे पास T हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन। याद रखना है कि जो रेट है जीरो ऑर्डर का वो इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन जो हमारे पास जो हाफ लाइफ टाइम है वो उसका क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे कंसंट्रेशन को। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसके बारे में भूलना मत। अब एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक होगी, ये वाली चीज भी इसकी इम्पोर्टेंट है। T हाफ इज इक्वल टू में A नॉट बाय में 2। ये हो गया हमारे पास हाफ लाइफ। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इसकी यूनिट। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी हमारी यूनिट। अब हमारे पास इसकी यूनिट क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, K इक्वल टू में 1 में T A नॉट माइनस में A। ये टोटल क्या है हमारे पास, कंसंट्रेशन है, क्योंकि ये भी कंसंट्रेशन और ये भी कंसंट्रेशन है, दोनों माइनस होंगे तभी भी हमारे पास कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन आएगी। सो टाइम को मान लिया हमने सेकंड मान लिया, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास कंसंट्रेशन। तो इसकी यूनिट क्या होगी, कंसंट्रेशन सेकंड इनवर्स। कंसंट्रेशन की क्या यूनिट होती है, मोलिटर इनवर्स। तो ये हमारे पास यूनिट होगी इसकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पे आपका खत्म होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल है, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।